हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी आपका 10th क्लास है और 10th क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 3 के अंतर्गत हम लोग देख रहे थे आपका एलपीजी के रिफॉर्म्स के विषय में हम लोग पढ़ रहे थे। उदारीकरण, निजीकरण और आपका वैश्वीकरण। तो हमने आपका लिबरलाइजेशन को देखा, आपका प्राइवेटाइजेशन को देखा और हमने आपका ग्लोबलाइजेशन को देखा। क्लियर है। और हम इसमें अभी तक आपका अच्छे से पढ़ चुके हैं उदारीकरण को, कि आपका उदारीकरण क्या होता है। इसके विषय में हम लोगों ने एक एक करके गौर करके हमने आपका देखा। चैप्टर के परिचय को, हमने उसकी पृष्ठभूमि को, उन सारी चीजों को जो आपकी नीतियां थी, उन सभी को हमने गौर करके इसमें आपका एक एक को बहुत अच्छे से आपका देख लिया था। और आपको पता होगा कि हमने कल के आपका लेक्चर के अंतर्गत उन सारी नीतियों को पढ़ा जो आपके उदारीकरण के अंतर्गत आती हैं, चाहे उद्योग क्षेत्र से आपका संबंधित रही हो, वित्तीय सुधारक आपके रहे हो, चाहे आपका टैक्सेशन में रहा हो, क्लियर है, उसको देखा, चाहे आपकी करदान सुविधा हो, चाहे आपका बैंकिंग सिस्टम हो। इन सारे सिस्टम्स को भी हमने बहुत अच्छे से एक एक करके टू द पॉइंट हम लोगों ने आपका पढ़ा और देखा कि आपका सरकार ने कैसे उनमें छूट प्रदान किए। हमने देखा व्यापार और आपका निवेश में गवर्नमेंट की किस प्रकार की आपकी पॉलिसी थी, उस पॉलिसी को भी हमने बहुत अच्छे से देखा। और इन सभी पर हम लोगों ने क्या करी थी, अपनी बात की। और आयात निर्यात यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के में जो लाइसेंसिंग आपका सिस्टम था उसको कैसे कम किया गया, इन सभी के विषय में हमने देखा। तो कल हम इतना पढ़ चुके थे और कल हमने साथ में नवरत्न और सार्वजनिक जो आपके उद्यम की नीति है इनके विषय में पढ़ा। और मैं आपको बता दूं बच्चों, हम खाली इनके विषय में आपका पढ़ चुके थे। अब हमें जो है एक पैराग्राफ से आगे इसको आपका पढ़ना था। और मैं कहना चाहूंगा जितना भी हम लोग आपका पढ़ चुके हैं, इसमें अगर किसी भी बच्चों को कोई भी समस्या है, कोई चीज आपको समझ नहीं आई है, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम है, लगता है कि ये चीज मेरे को अच्छे से समझ नहीं आई है, एलपीजी के अंतर्गत आपने उदारीकरण को अच्छे से नहीं समझा, आपने चैप्टर की पृष्ठभूमि को नहीं समझा, कोई भी ऐसा पॉइंट, चाहे उसमें आर्थिक नीति रही हो, आपके कराधान संबंधित चीजें हों, व्यापार वाली हो, आयात निर्यात में हो, बैंकिंग सिस्टम में क्या उसमें रिफॉर्म हुए, इसके विषय में अगर कुछ भी आपको डाउट बन रहा है, कोई भी ऐसी चीज है, तो आप मेरे प्यारे बच्चों मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से अपनी क्वेरी, अपने प्रश्न को, अपने डाउट को आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा। चलिए, अगर किसी का प्रश्न है आप लोग पूछ लीजिए, नहीं तो हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ जाएंगे। नवरत्न महारत्न कंपनी के जो एग्जांपल्स हैं उनको हम लोग आपका देखना प्रारंभ करेंगे। पूछ लीजिए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो हम क्वेरी में जो है अपने प्रश्न में आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्योग को, यानी कि केंद्र का मतलब सेंट्रल होता है और सार्वजनिक का मतलब होता है आपका पब्लिक यूनिक सेक्टर, यानी कि जो गवर्नमेंट कंपनियां, आप ये समझ के चलिए। उद्योग के विभिन्न पद आपके प्रदान किए गए हैं। आपके पद वाले सार्वजनिक उद्योग के कुछ इस प्रकार हैं। कौन कौन से हैं, आइए इनको थोड़ा सा हम लोग आपका गौर करके एक एक को हम अच्छे से देखते हैं। जैसे महारत्न, महारत्न के अंतर्गत कौन कौन सी कंपनी आती हैं ये आपको देखना होगा। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये महारत्न कंपनी है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये भी क्या है आपकी, ये महारत्न कंपनी है। कौन सी, इंडियन ऑयल ऑफ कॉरपोरेशन, ये क्या है बच्चों, महारत्न कंपनी है। और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी क्या है, महारत्न कंपनी है। इसके बाद नवरत्न को देखिएगा। अब नवरत्न आप लोग बच्चा आपका तेल मत समझ लेना, ये हम लोग आपका नवरत्न का जो इतिहास है वो भी हम लोग पढ़े हैं। देखिए, हिंदुस्तान एयरोनॉटिकल लिमिटेड, ये क्या है, ये आपका नवरत्न है। महानगर टेलीफोन आपका निगम आपका लिमिटेड, ये भी क्या है, आपका नवरत्न है। इसके बाद आती है लघु रत्न, इसमें देखेंगे भारत संचार लिमिटेड, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो आपका महारत्न, नवरत्न, आपके लघु रत्न के अंतर्गत आती हैं। तो इनका जो है, इनके बेसिक जो आपका टर्नओवर है
इनके आपके टर्नओवर के आधार पर इनको महारत्न, नवरत्न और लघु रत्न में आपका डिवाइड किया गया है। तो मैं एक बार चाहूंगा कि आप सभी बच्चे, आप या तो इसको हाईलाइट कर लीजिए अपने बुक में, आप इसको नोट करना चाहते हैं आप इसको नोट कर लीजिए। बहरहाल ये आपको पता होना चाहिए, वो आपसे पूछ सकता है कि भारत में कौन सी कंपनी महारत्न है, आप बताइए। आप उन्हें बता सकते हैं कौन सी लघु रत्न है, कौन सी नवरत्न है, उनके विषय में आप लिख सकते हैं। तो आप इसको कॉपी कर लीजिए एक बार, फिर आगे बढ़ जाएंगे। देख लिया आप लोगों ने मेरे प्यारे बच्चों, आपने कॉपी करा, आगे बढ़ जाएं, फिर जल्दी करें। चलिए आगे देखते हैं। लाभ अर्जित कर रहे अधिकांश सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की स्थापना पहली बार 1950 और 1960 के दशक में की गई थी। अब आप मुझे बताएंगे 1950 से 60 का दशक, अब स्पेशल आपको बताना है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें हैवी इंडस्ट्री को लगाया गया और किस मॉडल पर आधारित थी। ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, ये आपको देखना है। मैंने आपको 5 ईयर प्लानिंग आपको बताया था बच्चों, अगर आप लोगों ने 10th क्लास को अच्छे से पढ़ा हो तो वहां भी मिलेगा और इसमें भी आपको मिलेगा, ध्यान रखना है आपको। ठीक, आगे देखिए। जब सभी सार्वजनिक नीतियां आत्मनिर्भरता के विचार से प्रेरित थी, कैसे थी? आत्मनिर्भरता के विचार से प्रेरित थी, उनकी स्थापना का ध्येय का मतलब उद्देश्य एम आधारभूत सुविधाओं का विस्तार और प्रत्यक्ष रोजगार का सृजन करना था। क्या था? आधारभूत जो आपकी सुविधा है उन सबका रोजगार का सृजन करना था, ताकि जन सामान्य तक उनका उच्च गुणवत्ता और युक्त उत्पादन नामात्र लागत पर पहुंच जाए। इस प्रकार इन कंपनियों को सभी पांडाधारी कार्य के प्रति उत्तरदायी बनाया गया कि जो भी होगा ये सब इस कंपनी के लिए, आपका उत्पादन से लेकर नाम के लेकर, चाहे उसमें क्वालिटी की चीजें हों, चाहे उसमें आपका प्रोडक्शन हो, उस सब के लिए क्या होगी? यही कंपनियां आपका रिस्पॉन्सिबल होंगी। क्या होंगी? रिस्पॉन्सिबल होंगी। रिस्पॉन्सिबल का मतलब है ये आपका जिम्मेदार होंगी अपने उत्पादन के लिए और अपनी क्वालिटी के लिए। इस नाम के अलंकरण के बाद भी इन कंपनियों का निष्पादन यानी कि जो भी आपका परफॉर्मिंग थी में निश्चित सुधार आया। यानी कि जब इनका अलंकरण हो गया, अलंकरण कैसे? मतलब नवरत्न, महारत्न, लघु रत्न, ये क्या है? अलंकरण है उनके। निष्पादन मतलब उनकी परफॉर्मेंस से है। विद्वान का कहना है कि सार्वजनिक उपक्रम के प्रयास को बढ़ावा देकर उन्हें विश्व स्तरीय निकाय बनाने में सहायता देने के स्थान पर सरकार ने निवेश द्वारा अधिकांश रूप में निजीकरण कर दिया है। अभी कुछ समय पहले सरकार ने इन्हें सार्वजनिक स्वामित्व में रहने का निर्णय किया है। और क्या किया है कि इन्हें सार्वजनिक स्वामित्व में रहने का आपका निर्णय किया है। ठीक, ये हमको देखना है। और उन्हें वित्तीय बाजार में स्वयं संसाधन जुटाने और विश्व बाजार में अपना विस्तार करने को योग्य बताया। क्या होता है कि विश्व बाजार में अपना उनको संसाधन जुटाने के लिए उनको क्या बताया? आपका योग्य बताया है। ठीक, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये है आपकी जितनी भी नवरत्न कंपनियां हैं, महारत्न हैं, उद्यम है सार्वजनिक, इनके विषय में हमने पढ़ा। क्लियर है? तो इतना आप लोग देख चुके हैं। तो कहने का लिए मीनिंग ये है कि हम लोग आपका प्राइवेटाइजेशन के विषय में और नवरत्न, महारत्न, लघु रत्न के विषय में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे आपका इस चैप्टर के अंतर्गत आपका प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण का। तो आप जानेंगे कि आखिर में निजीकरण होता क्या है और किसको हम आपका निजीकरण मानते हैं, इसको देखेंगे। कह रहे हैं कि अब देखिए, इसका तात्पर्य है किसी सार्वजनिक उपक्रम के। अब इसका मीनिंग क्या है? कोई भी ऐसी पब्लिक यूनिट है, स्वामित्व या प्रबंधन का सरकार का त्याग करना। निजीकरण का मतलब समझिए, और चाहे तो आप इसको नोट भी कर लीजिए। किसी सार्वजनिक उपक्रम के स्वामित्व या प्रबंधन का सरकार द्वारा त्याग, ऐसा है, सरकार द्वारा त्याग। सरकारी कंपनियां निजी क्षेत्र की कंपनियों में दो प्रकार से परावर्तित हो रही हैं। आप कह रहे हैं जो भी आपकी सरकारी कंपनी है
वो सरकारी कंपनी के दो रूप ऐसे हैं जिनमें वो आपका चेंज हो रही हैं, जिनमें वो आपका बदल रही हैं। कौन कौन सा है? पहले देखिए, सरकार का सार्वजनिक कंपनी के स्वामित्व और प्रबंधन से बाहर होना। पहला है कि कंपनी उसका स्वामित्व यानी कि अपना मालिकाना ही खो दे, और दूसरा है उसका प्रबंधन यानी कि इसी में मैनेजमेंट, यानी कि एक होता है प्रबंधक कंपनी में जो आपका मैनेजर डायरेक्टर होता है, मैनेजर होता है, मैनेजिंग होता है, या तो वो अपना प्रबंधन खो दे, वो आपका निजी कंपनी के हाथ में दे दे। स्वामित्व का मतलब अपना मालिक। एक तरीका तो ये है निजीकरण, और दूसरा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को सीधे बेच दिया जाए। यानी कि आपने किसी कंपनी की बस बनाई, जैसे कि आपको मान लीजिए आपको गेल बेचना, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आपने कहा कि 2000 लाख करोड़ रुपए दे दो और मैं आपको बेच देती हूँ, पूरी कंपनी बेच दी। एक तरीका यह है कि हमने कंपनी के बर्थ बनाए 2000 आपका लाख करोड़, और उसमें बोल दिया कि आप पूरी कंपनी का मैनेजमेंट आप देखो और 30% हिस्सेदारी आपकी, और आपको इतना % पैसा लगाना है, मान लो 600-700 करोड़ रुपए। तो इस प्रकार से भी ये कर सकती है। तो टोटल बेचना दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, हिस्सेदारी देना पहला ऑप्शन हो जाएगा। अगर स्वामित्व दे देगी तो इसका मतलब ये नहीं कि सरकार का उसमें कोई हिस्सा नहीं रहा। अगर प्रबंधन दे दिया तो ऐसा नहीं कि उसमें कोई हिस्सा नहीं रहा, नहीं, हिस्सा शेयर परसेंटेज हो सकता है और रहेगा, लेकिन पूरी बेच देने में तो कुछ नहीं रहेगा। ठीक, तो ये सिंपली इससे मीनिंग है। अब देखिए, किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम द्वारा जन सामान्य को इक्विटी की विक्रेता के माध्यम से निजीकरण को विनिवेश कहा जाता है कि कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र है, कोई भी सरकारी क्षेत्र की ऐसी कंपनी है, उद्यम कोई भी है, जिनको जन सामान्य को इक्विटी बिक्री यानी कि वो अपनी कुछ हिस्सेदारी को बेच देते हैं जन सामान्य के लिए, इसी को हम कहते हैं निजीकरण। और यही निजीकरण आपका इक्विटी की ही देना जन सामान्य को, ये कहलाता है आपका, क्या कहलाता है? निवेश। तो बहुत बार इन्वेस्टमेंट निवेश हम लोग सुनते हैं, एक्चुअल में होता क्या है आप इस पॉइंट तक समझें, याद रहेगा? क्लियर है इतना? ये आप उसको ध्यान रखिए। आगे बढ़े तो दोबारा एक बार फिर बताता हूं, ध्यान दें आप लोग। किसी सार्वजनिक क्षेत्र में, कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर की ऐसी कंपनी में जन सामान्य को इक्विटी मतलब हिस्सेदारी, सरकार ने कुछ अपनी हिस्सेदारी आम जनता के लिए बेच दी, उस हिस्सेदारी को हम बोल दिया इक्विटी, और उसी के माध्यम से निजीकरण यानी कि प्राइवेटाइजेशन। सरकार 100% थी, सरकार मान लीजिए ये देखिए 100% सरकार का स्वामित्व था, उसने क्या काम कर दिया, 25% इसकी इक्विटी बना दी, हिस्सेदारी आम जनता को बाहर बाजार में निकाल दी शेयर के माध्यम से। ठीक है, और जो शेयर के माध्यम से ये जो आपका पैसा आएगा, इस पैसे को ही कहेंगे आपका निवेश। क्या कहेंगे? निवेश, यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, विनिवेश, सॉरी, क्या कहेंगे? विनिवेश, क्षमा चाहूंगा, यहां लिखा है विनिवेश, डिसइन्वेस्टमेंट। एक आगे देखिए, सरकार के अनुसार इस प्रकार की बिक्री का मुख्य ध्येय। अब अगर सरकार 100% है, उसमें 25% अपनी इक्विटी दे रही है, क्या कारण है? तो लिखा ना, सरकार का मुख्य ध्येय वित्तीय अनुशासन बढ़ाना और आधुनिकीकरण सहायता देना था, कि इसमें क्या हो सके, पैसे का फ्लो अच्छा बन जाए और नई नई टेक्नोलॉजी आ जाए। अब देखिए, किसी व्यक्ति का अगर कंपनी पर 5% 10% होल्डिंग है तो वो क्या चाहेगा कि नई नई टेक्नोलॉजी आए, इसी प्रकार होगा। और यह अपेक्षा मतलब उम्मीद की जाती है कि निजी पूंजी और प्रबंधन क्षमताओं का उपयोग इस सार्वजनिक उद्यम के निष्पादन को सुधारने को प्रभावयुत सिद्ध होगा। सरकार को यह आशा थी कि निजीकरण से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में क्या होगा, अंतर्वाह को भी बढ़ावा मिलेगा। अगर देखिए कोई विदेश की कंपनी भारत आती है, किसी कंपनी में पैसा लगाती है, तो अगर कुछ वो आपका निवेश करती है तो भले ही निजीकरण हुआ है, लेकिन उसका सीधा पैसा कहाँ आएगा, विदेश का पैसा भारत में। तो जो आपका फ्लो है, उस फ्लो को आपका बढ़ावा मिलेगा कहाँ, हमारे देश में। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम आपका कल देख रहे थे हमने मूल्य का, जो हमारा मूल्य है
रुपए का मूल्य वो हमने गिरा दिया था, अवमूल्यन कर दिया था, ताकि बाहर की कंपनी भारत में आ सकें, अपना पैसा यहाँ लगा सकें, कुछ इन्वेस्टमेंट करें और कुछ बड़ा बड़ा काम देखें। अब देखिए, अभी आपकी नोएडा में सैमसंग कंपनी जो है उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनी है। अब कितने हजार लाख एम्प्लॉय लोग वहां काम करेंगे और कितना हजार करोड़ वहां चीजों का उत्पादन होगा। भारत सरकार उसमें टैक्स लेगी, बाहर जाएगा तो टैक्स लेगी, कितने लोगों को लाभ मिलेगा, कितने लोगों को काम मिलेगा। और एक कंपनी डेवलप होने से वहां कितने हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेजेस, कंपनियां, क्षेत्र, मॉल डेवलप होंगे। तो एक इन्वेस्टमेंट से ना जाने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कितना लाभ होता है। इसलिए सरकार क्या चाहती है कि कहीं ना कहीं पर विदेशी जो निवेश है वो आकर्षक बना रहे और कुछ न कुछ निवेश होता रहना चाहिए। सरकार ने सार्वजनिक उपक्रम को प्रबंधकीय निर्णयों में स्वामित्व प्रदान कर दी है और उसकी कुशलता को सुधारने का प्रयास किया है। उदाहरण के लिए कुछ सार्वजनिक उपक्रम को महारत्न, नवरत्न और लघु रत्न का विशेष दर्जा दिया गया है। अब मैं आपको पहले ही पढ़ा दिया था लघु रत्न, महारत्न और नवरत्न, क्योंकि उदारीकरण समाप्त हुआ था, निजीकरण प्रारंभ था। तो उसके साथ ही मैंने ये वाला बॉक्स आपको अभी अभी पढ़ाया है, इसी की बात कर रहे हैं। अब आप लोग तो पढ़ चुके हैं और आप लोग देख चुके हैं, ठीक। चलिए, तो ये था मेरे प्यारे बच्चों आपके सामने जो निकल कर आया निजीकरण। तो एक बार इसको देख लो कि इन्वेस्टमेंट और डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है और आप किसको निजीकरण कहते हैं। आप इस पे गौर कर लीजिए। कुछ भी प्रश्न है, कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई इसका आपका प्रश्न आपके मस्तिष्क में है, विचार में है, आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं कोई भी एग्जांपल्स के माध्यम से। चलिए बता दीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। आप लोग इसको 30 सेकेंड तक आप इसमें कुछ भी पूछना है आप मुझसे पूछ सकते हैं। देख लिए मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ लिया आप लोगों ने। कोई भी ऐसी चीज जो आपको समझ ना आई हो। चलिए आगे देखते हैं और आगे बढ़कर इसमें हम लोग अपनी थोड़ा सा इस बॉक्स को भी हम लोग पढ़ लेते हैं क्योंकि ये काम आएगा फिर आगे। देखिए, विश्व स्तरीय पद छाप। वैश्वीकरण के कारण, अभी आप इस सब पर ध्यान मत दीजिए क्योंकि हम इसको पढ़ेंगे अभी। जस्ट नीचे इसके बाद इसका नंबर है कि वैश्वीकरण के कारण यानी कि ग्लोबलाइजेशन के कारण अनेक भारतीय कंपनी में भी निवेश में अपने पैर फैलाने लगी है। आप कह रहे हैं कि जब से ग्लोबलाइजेशन आया कि बहुत सारी ऐसी भारतीय कंपनियां हैं जो विदेश में भी मतलब अपना पैर फैलाने का मतलब वो काम कर रही हैं। एग्जाम्पल के लिए ONGC विदेश ऐसा एक उदाहरण है। ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन फॉरेन भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की एक सहायक तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम। ONGC की फुल फॉर्म है हिंदी में, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। जो तेल और गैस की खोज करने में लगी हुई है और 16 देशों में इसके उत्पादन परियोजना है। टाटा स्टील 1907 में स्थापित एक निजी कंपनी है। टाटा इस क्लियर है। 26 आपका देशों में कार्यरत है और कितने देशों में काम चल रहा है? 26। और 50 देशों में अपने उत्पादन को बेचने के लिए दुनिया के शीर्ष 10 वैश्विक स्टील कंपनियों में से एक है। टॉप 10 में आपकी गिनी जाती है आपके टाटा। और जितनी भी आप टीन खरीदते हो ना कहीं से भी, उस पर लिखा होता है आपका टाटा, टाटा स्टील। ये ध्यान रखना। यह एक अन्य देश में लगभग 50,000 लोगों को रोजगार देती है। SCL टेक्नोलॉजी
भारत की शीर्ष 5 आईटी कंपनियों में से एक है। इसके 31 देशों में कार्यालय हैं। लगभग 15,000 व्यक्तियों में कार्यरत है। डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरी शुरू की गई भारत की सबसे बड़ी दवाई कंपनियों में सामान की आपूर्ति में एक छोटी सी कंपनी है, जो आज इस दुनिया भर में विनिर्माण संयंत्र और अनुसंधान का काम करती है। कैसा है? संयंत्र और अनुसंधान का जो है वो काम कर रही है। तो ये था कुछ वर्ल्ड लेवल पर जो हमारे लोग हैं, जो हमारी कंपनियां हैं, जो कुछ काम कर रही है, उनके विषय में खास एक उपलब्धि की जानकारी है। चाहे स्टील हो, चाहे ओएनजीसी हो, चाहे आपके दवा के लिए और जो कंपनी है रेडीवीज, तो इस तरह से काम कर रही है और वर्ल्ड लेवल पर भी अपनी एक विशेष छाप का मतलब होता है पहचान छोड़ रही है। अब हम एलपीजी में, यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और आपका ग्लोबलाइजेशन में अब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करने वाले हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि वैश्वीकरण का यहाँ क्या मतलब है और क्या है वैश्वीकरण। इसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। बहुत बार आप अखबार में, न्यूज़पेपर में, समाचार पत्रों में आप देखते होंगे कि ये आपके ग्लोबलाइज हो रहा है, वैश्वीकरण की समस्या है, वैश्वीकरण ये है, अर्थव्यवस्था वैश्वीकरण की ओर बढ़ रही है, आयात निर्यात वैश्वीकरण से माध्यम से प्रभावित है। तो इस विषय में हम लोग पढ़ेंगे। आज पता लगेगा कि वैश्वीकरण है क्या। तो उससे पहले हमने निजीकरण को पढ़ा है, निजीकरण को देखा है। उसमें किसी को डाउट है आप पूछ लीजिए, फिर नहीं तो हम बढ़ रहे हैं आपका वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन के लिए। यदि भी वैश्वीकरण किसी अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण के रूप में जाना जाता है। दोबारा ध्यान दीजिए, वैश्वीकरण का मतलब है किसी अर्थव्यवस्था का, मान लीजिए किसी अर्थव्यवस्था का एग्जांपल लीजिए, यहां हो गया भारत, कोई अर्थव्यवस्था होगी भारत का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण के रूप में जाना। एकीकरण का मतलब होता है यहां मिलना। क्या है? मिलना। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि भारत अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण के रूप में जाना जाना है। मिलना ही क्या है? ग्लोबलाइजेशन है। आम भाषा में एक अर्थव्यवस्था का दूसरी अर्थव्यवस्था से मिल जाना, या एक अर्थव्यवस्था का बहुत सारे देश की अर्थव्यवस्था के साथ मिल जाना ही ग्लोबलाइजेशन है, आपका वैश्वीकरण है। तो सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन आपको नोट करनी चाहिए और साथ में आपको नोट, ठीक, आपको हाईलाइट करना चाहिए बुक में। आप इन चीजों को देखें। कुछ भी डाउट हो आप मुझसे पूछिए। सबसे पहले आप इसको लिखिए, क्योंकि जब तक आप चीजों को पढ़ते हैं और मेन चीज का ही अगर आपको डेफिनेशन याद नहीं होगा तो कैसे चलेगा ये सब कुछ। या आप इसको लिख लीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल, देन हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? चलिए आगे देखते हैं। जो एक जटिल परिघटना है, जटिल मतलब बहुत कठिन काम है, यह उन सभी नीतियों का परिमाण है। उन नीति का परिमाण का मतलब है ये रिजल्ट है जिनका उद्देश्य है कि विश्व को परस्पर निर्भर और अधिक एकीकृत करना है। कैसा है? परस्पर आपका निर्भर और क्या है? एकीकृत करना है। इसके अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक सीमाओं के अतिक्रमण की गति और नेटवर्क का सर्जन है। क्या है? आर्थिक व सामाजिक व भौगोलिक सीमाओं के अतिक्रमण की गति और का आपका नेटवर्क का सर्जन है। वैश्वीकरण ऐसे संपर्क सूत्र की रचना का प्रयास है जिसमें मीलों दूर हो रही घटना के प्रभाव भारत की घटनाक्रम पर स्पष्ट दिखाई देने लगे। क्या हो? विश्व के ऐसा संपर्क सूत्र में बांधता है कि कोई भी घटना किसी भी मीलों दूर हो जाए, लेकिन उसका इंपैक्ट क्या है आपको भारत में दिखाई दे। एग्जाम्पल समझिए, आज ही यूएस में मंदी आ जाए, रिसेशन, तो 10 दिन या महीने बाद आपको भारत में उसका इंपैक्ट दिखने लग जाएगा, उसका प्रभाव। ये मान के चलिए आप, ठीक। और क्या हो? यह समग्र विश्व को एक बनाने में सीमा युक्त विश्व की रचना करने का प्रयास करती है। कैसे करती है? सीमा युक्त बनाने का जो है ये आपका प्रयास करती है। ये चीजें थोड़े से आपको पता होना चाहिए।
क्लियर है? चलिए ध्यान दीजिए, अब आपने जितना पढ़ा है इसको थोड़ा सा एक बार देख लीजिए। आगे बढ़ना चाहें आप लोग बढ़ सकते हैं, कुछ भी पूछना चाहें आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर है? चलिए, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए देख लिया इतना, आगे बढ़ जाएं। अब थोड़ा सा जो बाहरी जो कुछ प्रमाण है, कुछ फैक्टर्स हैं, उनको देखते हैं। वैश्वीकरण की प्रक्रिया एक विशिष्ट परिमाण है। इसमें कंपनियां किसी बाहरी स्रोत संस्था से नियमित सेवाएं प्राप्त करती हैं, जिन्हें पहले देश के भीतर ही सेवा प्रदान किया जाता है, जैसे कि कानूनी सलाह, कंप्यूटर सेवा, विज्ञापन, सूचना आदि। संचार के माध्यमों में आई क्रांति, विशेषकर सूचना प्रौद्योगिकी के प्रसार में, अब इन सेवाओं का एक ही विशिष्ट अर्थव्यवस्था का स्वरूप प्रदान करता है। इसी कारण विदेश से इन सेवाओं को प्राप्त करने के लिए बाह्य प्रमाण यानी कि बाहर की प्रवृत्ति कहते हैं। अगर आप कोई आप सर्विस बाहर से प्रोवाइड कराते हैं, आप बाहर से लेते हैं, तो उस बाहरी हम आपको सर्विस को कहते हैं क्या है? बाह्य प्रमाण, यानी कि कोई चीज को बाहर सर्विस से लेना। ठीक, अब कह रहे हैं कि अब तो ध्वनि आधारित व्यावसायिक प्रक्रिया, प्रतिपादन, अभिलेखन, बैंकिंग, संगीत रिकॉर्डिंग, फिल्म संपादन, पुस्तकालय, चिकित्सा संबंधी परामर्श, यहाँ तक कि शिक्षण कार्य भी बाह्य स्रोत द्वारा सुपर्द किए जाने लगे हैं। अब आप मेरे को देख सकते हैं क्या कह रहे हैं। देखिए, आज की तारीख में यूएस में बैठा डॉक्टर भारत के किसी भी व्यक्ति को दवाई दे सकता है। किसी भी बैंक का, किसी भी आपका विदेश का काम यहाँ भारतीय बैठ के लोग काम करते हैं, जिसको बोलते हैं वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, कंपनी से काम करते हैं। कोई भी ऐसा लेखन है, कोई रिकॉर्डिंग करानी है, कोई भी संगीत है, कोई भी चिकित्सा संबंधी, कोई पिक्चर है, फिल्म है, किसी तरह का भी काम है, ध्वनि आधारित जो भी चीजें, जहां आवाज से काम चल सकता है, रिकॉर्ड से काम चल सकता है, लिखित में काम चल सकता है, और खास कर एजुकेशन और हेल्थ में तो इसका बड़ा योगदान है। ठीक, आज एक व्यक्ति अपने घर से विदेश में किसी भी जगह बैठ के पढ़ सकते हैं, या आप किसी भी टीचर से आप उस जगह को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। क्लियर है? ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, इसको आप देख लें इतना, कोई डाउट हो इसमें पूछिए, फिर आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए, अनेक विकसित देशों की कंपनियां भारत की छोटी छोटी संस्थाएं या सेवा प्राप्त कर रही है। आधुनिक संचार साधनों के माध्यमों में इंटरनेट आदि के इन सेवाओं से जुड़ी हुई रचनाओं की ध्वनि और दृश्यों की जानकारी को तुरंत 0 से 9 तक की संख्या में परावर्तित कर देती है। इंटरनेट की देखिए आधुनिक संरचना है, और ये कैसे उसको तुरंत आपका चेंज कर देती है। नहीं बल्कि महाद्वीपों के बाहर तक प्रसार कर दिया जाता है। अब तो अधिकांश बहुराष्ट्र कंपनी के इसके साथ ही अनेक छोटी बड़ी कंपनियां भारत में यह सेवा प्रदान करने लगी हैं, क्योंकि भारत में इस तरह के कार्य बहुत कम लागत में और उचित रूप से निष्पादित हो जाते हैं। भारत की न्यूनतम मजदूरी दर और कुशल श्रमिक शक्ति की उपलब्धता ने सुधार परंगत इस विश्व की स्तरीय बाह्य प्रमाण का एक दिवंगत बना दिया गया है। क्या बना गया? उसको दिवंगत बना दिया गया है। ये आपको थोड़ा सा पता होना कि जो आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हम लोग आपका बीपीओ और केपीओ का नाम सुना है बच्चों आपने? बीपीओ, ये बीपीओ का ही एग्जाम्पल है। क्लियर है? किसका एग्जाम्पल है? बीपीओ का ही एग्जाम्पल है। चलिए इतना फिलहाल देख लीजिए, नहीं तो उसके बाद हम शुरू करेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WTO, जिसके विषय में आप लोगों ने कक्षा 8 में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, आपका WTO के बारे में। ठीक है, 12th में भी आप लोग आपका अच्छे से पढ़ेंगे कि क्या होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन,
आप लोग उसमें पढ़ेंगे, जब आपका ह्यूमन ज्योग्राफी होगी तब आप 12th में इसको पढ़ पाएंगे। चलिए जी, लेकिन जो जितना मिला है हम उसको पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं कि सीमा की चीजें हम उस प्रश्न में देखेंगे। विश्व व्यापार संगठन व्यापार और सीमा शुल्क महासंधि यानी कि गेट परावर्तित विश्व व्यापार संगठन का 1995 में किया गया, यानी कि पहले आपका गेट का नाम बदलकर ही आपका WTO कर दिया गया। सबसे पहले तो आप ये ध्यान दीजिए कि जो गेट है, गेट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, WTO 1995 में, और ये 1948 में अस्तित्व में आया था गेट। एक ध्यान रखना है। चलिए, इतना तो हमें फैक्चुअल पे नहीं जाना, इसको छोड़ दे सारे को, बस इतना आप ध्यान रखिए थोड़ा सा कि गेट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, WTO कर दिया गया है। 1995 में किया गया। इस महासंधि की रचना विश्व के व्यापार प्रशासक के रूप में 23 देशों से मिलकर 1948 में की गई थी। 1948 में इसकी रचना की गई थी ताकि विश्व व्यापार में संतुलन रह सके, विश्व व्यापार की नीतियां लागू हो सके। इस तरह से उन सभी का ध्येय सभी देशों को विश्व व्यापार में समान अवसर उपलब्ध सुलभ कराना था कि सब देशों के लिए विश्व में ट्रेड कैसा हो, एक समान हो, एक रूप में तार्किक हो। विश्व व्यापार संगठन का ध्येय ऐसे नियम आधारित व्यवस्था की स्थापना से है जिनमें कोई देश मनमाने ढंग से व्यापार मार्ग में बाधा खड़ी ना करे। अब ऐसा ना करे कि कोई देश अपनी मनमानी करने लगे, अपना मनमाना रूप अपनाने लगे किसी मार्ग में, तो उसके लिए ये सारी चीजें क्या थी, अपनाई गई थी, और इन सारी चीजों को जो है आपका देखा गया था। तो फिलहाल आप इतना पढ़िए, इतना देखिए, कुछ भी डाउट बनता है आप मुझसे पूछिए, फिर आगे बढ़े। देख लिया मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों ने। चलिए, तो हमने विश्व व्यापार संगठन, उदारीकरण और निजीकरण और वैश्वीकरण के विषय में पढ़ा। तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों आप लोग घर जाकर चैप्टर को रिवीजन करिए, इसको पढ़िए। कोई भी डाउट बनता है तो आप मुझसे नेक्स्ट लेक्चर में जरूर पूछिएगा, लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।